नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने अच्छा प्रयास किया। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी मिल रही है नई ताकत। भारत विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में से एक। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन को दे रही है बढ़ावा। मोदी सरकार ने किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए समय समय पर उठाए हैं कई महत्वपूर्ण कदम। सुगम खेती और आत्मनिर्भर किसानों के हित में लिए गए निर्णय से चीनी के निर्यात और एथेनॉल के उत्पादन में होगी वृद्धि। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ग्रामीण उद्यमिता के सृजन में होगा सहायक। खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात की 80वीं कड़ी में बिहार मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने अच्छा प्रयास किया है, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। साथियों, मेरे सामने एक उदाहरण बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के शिवगंगा के काजीरंगा गांव में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। साथियों, जब हम एक लक्ष्य लेकर निकल पड़ते हैं ना, तो नतीजे का मिलना निश्चित होता है। आप देखिए ना, हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की कांजीरंगाल पंचायत, देखिए इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया। यहाँ पर आपको वेस्ट से वेल्थ का एक और मॉडल देखने को मिलेगा। यहाँ ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल प्रोजेक्ट अपने गांव में लगा दिया है। पूरे गांव से कचरा इकट्ठा होता है, उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट्स को कीटनाशक के रूप में बेच भी दिया जाता है। गांव के इस पावर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 टन कचरे के निस्तारण की है। इससे बनने वाली बिजली गांव की स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी जरूरतों में उपयोग हो रही है। इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है, वो पैसा दूसरे विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत ने विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में स्थान बनाया है। देश में शहद का उत्पादन 2005-2006 की तुलना में 242% बढ़ गया है। तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए
मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया है और सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन को और बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में मधुमक्खी पालकों की मेहनत से विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में भारत का नाम शुमार हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005-2006 की तुलना में अब शहद उत्पादन 242% बढ़ गया है, वहीं इसके निर्यात में 265% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में मधुमक्खी पालन बहुत सहायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन का काम गरीब व्यक्ति भी कम पूंजी में अधिक मुनाफा कमाने के लिए कर सकता है, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत ने अनाज के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसानों और वैज्ञानिकों के प्रयासों की बदौलत भारत प्रतिस्पर्धा में लगभग सभी जिन्सों के मामले में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच सकता है। श्री तोमर किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान का शुभारंभ करने के अवसर पर बोल रहे थे। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत को अंतर मंथन करने और चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार का भी यह दायित्व है कि भारत के उत्पादों की गुणवत्ता और उनके वैश्विक मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जाए। श्री तोमर ने कहा कि किसानों को मूल्यवान फसलों और शिक्षित युवाओं को पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ग्रामीण उद्यमिता के सृजन में सहायक होगा। एक समारोह में रूपाला ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 2000 ग्राम स्तरीय जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से विभाग की उद्यमिता योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। रूपाला ने शिविरों में आए किसानों को बताया कि हाल ही में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनाओं में अब ब्रीडर फार्म उद्यमियों और चारा उद्यमों का एक हिस्सा है। देश में किसानों की आय को दुगना करने के लिए अब पशुपालन पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए और पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। ये योजना आगे भी चलती रहे और इसे चलाने के लिए किसी प्रकार का आर्थिक संकट ना हो, इसके लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के पारित होने की अनुमति दी है। सूत्रों के अनुसार विशेष पशुधन पैकेज के तहत सबसे पहले कई नई गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इन योजनाओं के कई घटकों को सरकार द्वारा संशोधित भी किया गया है। पशुधन सेक्टर पैकेज 2022 से शुरू होगा, जो आने वाले 5 वर्षों तक चलेगा। इस विशेष पैकेज से देश में पशुधन के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा फायदा देश के उन 10 करोड़ पशुपालकों को मिलेगा। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपए का कुल निवेश जुटाने के लिए 9,800 करोड़ रुपए की सहायता देगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए समय समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुगम खेती और आत्मनिर्भर किसानों के हित में लिए गए निर्णय से चीनी के निर्यात और एथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे गन्ना उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी। तोमर ने कहा कि इससे देश के 5 करोड़ गन्ना किसान परिवारों और इससे जुड़े 5 लाख श्रमिकों को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की मनरेगा योजना कोरोना काल में देश के सुदूर इलाकों में ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलने से मजदूरों के सामने बेरोजगारी का संकट दूर हुआ है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में मनरेगा से मजदूरों को क्या फायदा हो रहा है और ये योजना किस तरह संकट के काल में उनके लिए राहत लेकर आई, इस हकीकत को समझने के लिए DD न्यूज की टीम पहुंची पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
कोरोना काल और उसके बाद चले लंबे लॉकडाउन ने पश्चिम बंगाल के लोकमंच पारा गांव की रहने वाली रीता यादव के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया था, क्योंकि रीता यादव अपने 5 सदस्यीय परिवार में अकेली कमाने वाली सदस्य हैं। इसलिए अचानक सामने आई इस आर्थिक तंगी ने रीता यादव को अंदर से तोड़ दिया था। इस मुश्किल वक्त में रीता यादव के लिए केंद्र सरकार की मनरेगा योजना वरदान साबित हुई। जॉब कार्ड की मदद से मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार पाकर रीता बेहद खुश हैं। একজনের রোজগার 5 জন খাওয়া खूबी 100 दिनों की योजना के तहत हम काम पाकर बहुत खुश हैं। लॉकडाउन के चलते इसकी बहुत जरूरत थी। प्रतिदिन 213 रुपए मिल रहे हैं। हम बहुत खुश थे। हमारी आमदनी बढ़ी है। हमारा परिवार आर्थिक तंगी में था। सरकार ने हमारे जीवन में खुशियां लाने में हमारी मदद की है। घास जंगल सब परिष्कार करছি। लोकमंच पारा गांव की ही चंपा साव की कहानी भी रीता यादव से मिलती है। परिवार में पति और बेटा है। पति खेतों में काम करते थे, लेकिन कोरोना ने इनके पति का रोजगार भी छीन लिया। घर चलाने के लिए और बच्चों की स्कूल की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं थे। फिर केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का सहारा मिला। मनरेगा से मिली रोजगार से अब 213 रुपए प्रतिदिन की आय हो रही है। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र सरकार ने हमें काम दिया है। हम रोज 213 रुपए कमा रहे हैं। यह हमारी मदद कर रहा है। इसे बढ़ाने से हमें और मदद मिलेगी। लॉकडाउन के कारण और कोई काम नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों की स्कूल फीस देनी पड़ती है। हम काम से बाहर थे। इस योजना ने हमें अपना जीवन यापन करने में मदद दी है। पश्चिम बंगाल के हजारों लाखों मजदूरों की आप बीती है, जो कोरोना संकट के चलते प्रभावित हुए हैं और केंद्र की मनरेगा योजना से रोजगार पाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। केंद्र की मनरेगा योजना मुश्किल वक्त में लाखों मजदूरों के लिए सहारा बनी है। और अब बात मंडी भाव की। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग और उड़द की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,35,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,34,23,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 27 अगस्त को चने का भाव रहा 4,238 रुपए। 28 अगस्त को इसके भाव में 35 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 4,273 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 अगस्त को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,150 रुपए पर बिका। राजस्थान की बारा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 45 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 28 अगस्त को यहां चने का भाव रहा 4,930 रुपए, जो 27 अगस्त को 4,975 रुपए था। जबकि राज्य की ही गोलूवाला मंडी में 27 अगस्त को चने का भाव था 5100 रुपए। 28 अगस्त को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 5,250 रुपए पर हुए।
इसी तरह उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में देसी चने के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 28 अगस्त को देसी चना 25 रुपए मजबूत होकर 5,525 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में चने का भाव रहा 5,520 रुपए, चौबेपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए, लखीमपुर मंडी में देसी चना 5,440 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बलिया मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,675 रुपए पर हुए। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गेहूं का कुल निर्यात 5,68,000 टन बढ़कर 6,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 74,313 टन का ही हुआ था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मेघराज मंडी में 27 अगस्त को लोकवन गेहूं का भाव रहा 1,700 रुपए। 28 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही सेमी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 75 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1,850 रुपए, जो 27 अगस्त को 1,925 रुपए था। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 अगस्त को शरबती गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,050 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ शनिवार को धारा गेहूं के भाव बिना किसी फेरबदल के 1,720 रुपए पर बने रहे, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 27 अगस्त को यहाँ गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए। 28 अगस्त को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 1,915 रुपए पर जा पहुंचा। अब बात इस मौसम में खेती किसानी की। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर और आसपास के जिलों में धान की फसल में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें और नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी डोज दें। रागी की फसल में भी जरूरत के हिसाब से उर्वरक का दूसरा डोज डालें। साफ मौसम के दौरान खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में मूंग की फलियां 75% सूखने पर पहली तुड़ाई कर ले। इसके बाद दूसरी तुड़ाई 8 से 10 दिन बाद करें। साफ मौसम में मक्का की फसल में उर्वरक डालें। मध्य महाराष्ट्र में भी धान में 3 से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। धान की फसल में नीले या काले रंग के भोरे जैसे दिखने वाले कीट की निगरानी करें। धान की फसल में पत्ती लपेटक रोग भी लग सकता है। वहीं राजस्थान में फसल ज्यादा घनी हो गई हो तो उसमें से कमजोर पौधों को खाड़ दे, ताकि मिट्टी में मौजूद नमी और पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल हो सके। ये मौसम मूंग और मूंगफली में रोग लगने के लिए अनुकूल है। इन दिनों मूंग में सफेद मक्खी और तना चूसक की निगरानी करते रहे। वहीं मूंगफली की फसल में दीमक और कीड़ों की निगरानी करें। अगर किसी तरह का नुकसानदायक कीट दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। जोधपुर और बाड़मेर में खरीफ की फसल को कीट के प्रकोप से बचाने के लिए लाइट ट्रैप का उपयोग करें। लाइट ट्रैप बनाने के लिए एक बल्ब को किसी खटके की मदद से पानी और कीटनाशक घोल के साथ बांध दें। जैसे ही कीट बल्ब पर हमला करेंगे तो टकराकर पानी और कीटनाशक के घोल में गिरकर मर जाएंगे। साथ ही मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण का काम भी करें। समय पर बोई गई ग्वार की फसल में तना चूसक लगने का खतरा है।
नए बाग लगाने के लिए 3 फुट लंबे और 3 फुट चौड़े गड्ढे खोदने होंगे। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी ले और फिर उतनी ही मात्रा में गोबर की सड़ी खाद मिला दे। इस मिश्रण में 2 किलो जिप्सम भी डालें। जिन इलाकों में दीमक लगने का खतरा रहता है, विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सितंबर माह के दौरान बेर की भी रुपाई की जा सकती है। रुपाई के लिए पौधे निकालने से पहले फालतू पत्तों को उतार दे। 2 पौधों के बीच का फासला 27 फुट रखें। इस तरह 1 एकड़ में 72 पौधे लगाए जा सकेंगे। नए बागों में 17 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। अगर आप अमरूद लगाना चाहते हैं तो किस्मों का चुनाव सोच समझ कर करें। इस मौसम में हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, इलाहाबादी सफेदा, बनारसी सुरखा, लखनऊ 49, ललित और सरदार जैसी किस्मों का चुनाव किसान कर सकते हैं। अमरूद के नए बागों की लगातार देखभाल करते रहें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। आम के बागों में सितंबर के दौरान गमोसिस रोग का खतरा बना रहता है। अगर आपका बाग 10 साल पुराना है और उसमें ये रोग लग गया है तो बचाव के लिए पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर गोल गड्ढा खोदे और एक निश्चित मात्रा में जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बुझा चूना और बोरेक्स को मिट्टी में मिलाकर उपयोग करें। बारिश न होने पर तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।